नमस्ते माई ऑल डिवाइन सोल्स, माई ऑल सोल फैमिली। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत मस्त हो, स्वस्थ हो और बहुत अच्छे से हो। आज जैसा कि आप लोगों ने, मेरी बहुत से सब्सक्राइबर्स ने मुझे कमेंट में कहा था कि एंसेस्टर कर्मा के बारे में बताएं और एंसेस्टर्स की हीलिंग कैसे करें उनको बताएं, तो मैंने फर्स्ट पार्ट 1 बनाया है। जिन लोगों ने भी उस वीडियो को नहीं देखा है, इस वीडियो को देखने से पहले आप जाइए और उस वीडियो को देखिए। और मैंने एक प्लेलिस्ट बना दिया है जिससे कि आप लोगों को आसानी हो सारे वीडियोस को देखने के लिए। मेरी कुछ पुरानी वीडियोस भी हैं जो एंसेस्टर कर्मा के ऊपर ही हैं, और कैसे आप एंसेस्टर्स के लिए क्या क्या कर सकते हो उन्हें हीलिंग देने के लिए, वो सारी बातें उसमें डिटेल्स अवेलेबल है। कौन से मंत्र कर सकते हो, पितृ चालीसा है, सबकी लिंक दी हुई है। मैं इस वीडियो में मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो सारी वीडियोस की लिंक मैं डाल दूँगी। आप लोग चेक कर सकते हो, आप लोग देख सकते हो, इसमें आप लोगों को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। बट पार्ट 1 मैंने बनाया था, जो उसमें मैंने बताया था कि एंसेस्टर कर्मा होते क्या हैं और कैसे एंसेस्टर्स को कर्मा से जूझना पड़ता है। ठीक है। बट पार्ट 2 में मैं अब डिस्क्राइब करूँगी कि साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं और कैसे आप खुद की जर्नी में समझ सकते हो। बिकॉज एंसेस्टर कर्मा ऐसे समझ में नहीं आती है कि मैं जो सफ़र कर रही हूँ वो मेरे पास्ट लाइफ के कर्माज हैं, या फिर मैं इतने ऑब्स्टिकल्स अपने लाइफ में क्यों फील कर रही हूँ। कुछ पर्टिकुलर साइन एंड सिम्टम्स होते हैं जिसके ज़रिए हम बहुत आसानी से जान सकते हैं कि ये मेरे पर्सनल कर्मा है या फिर मेरे एंसेस्टर के कर्मा है, मेरी कुंडली में पितृदोष है, ये मैं समझ सकूं। मैंने खुद अपने कुंडली का एनालिसिस 4 से 5 बार करवाया था एस्ट्रोलॉजी से, बट मुझे किसी ने नहीं बताया कि मेरी कुंडली में पितृदोष है। बट ये मुझे पता चली जब, और उसके बाद फिर मैंने रिलेट करने की कोशिश की, तो सारी बातें फिर साइन एंड सिम्टम्स मुझे समझ में आए। जो मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है वो मैं आपको बताती हूँ। मैं पितृदोष के बारे में इतनी बारीकी से, इतनी डिटेल में बात इसलिए कर पा रही हूँ क्योंकि मैं स्वयं भुक्तभोगी हूँ। मेरी कुंडली में भी पितृदोष है। ठीक है। तो इस वजह से मैं वो सारे साइन एंड सिम्टम्स को, जितना भी मैं जानती हूँ, जितना भी मैंने खुद अपने पितरों के लिए किया है, वो सारी बातें मैं बहुत ही ईमानदारी से आप लोगों को बताने का प्रयास करूँगी। आप लोग बिल्कुल बहुत ध्यान से सुनिए, समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि पितृदोष एक ऐसा दोष होता है कि सारी जर्नी की इनर वर्क एक तरफ और हमारा पितृदोष का पलड़ा हमारे पूरे जर्नी पे इतना भारी होता है कि जब तक हम इसको ना क्लियर करें तब तक हम अपने यूनियन को तो क्या, हम अपने ट्विन के साथ थोड़े छोटे छोटे बातों के लिए तरसते हैं, अपनी ज़िंदगी में एक अच्छी एक लाइफ जीने के लिए तरसते हैं। ओके। तो अपने अपने सबसे पहले याद रखिएगा कि आपके सबसे पहला भगवान आपके पूर्वज है। ठीक है। चलिए अब मैं बताती हूँ कि साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं। तो सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि जिन लोगों की भी कुंडली में अश्लेषा, मतलब जो लोग भी अपने नक्षत्र के साथ मिला के देख लीजिए, जो लोग भी अश्लेषा, मघा, रेवती, मूल, ज्येष्ठा नक्षत्र में पैदा हुए हो, ओके, वो सारे लोग बिना कुंडली दिखाए, मैं बता रही हूँ कि आप लोग पितृदोष से सफ़र कर रहे हो तो कर रहे हो। वो चाहे किसी भी पैमाने पे, किसी भी तरह से हो सकती है, लेकिन आप लोगों की कुंडली में पितृदोष रहेगा ही रहेगा। ओके। अब मैं कुछ पर्टिकुलर साइन एंड सिम्टम्स बता रही हूँ जिससे आप लोग बिल्कुल समझना कि आप लोगों के घर में, आप लोगों के परिवार में क्या ये पितृदोष, मतलब इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। बेसिकली मैं इतना बता दूं कि ट्विन फ्लेम जर्नी में मांगलिक होना, काल सर्प दोष होना, पितृदोष होना, ठीक है, ये सब कुछ एक आम बात होती है। ये सब कुछ हमें गिफ्ट के स्वरूप में इसलिए मिलते हैं क्योंकि हम
इन सारी चीज़ों को हील करके आगे बढ़ सके। तो हमारे पितृ हमें इसलिए चुनते हैं क्योंकि हमारी कुंडली में आपके घर में बहुत सारे भाई बहन, चाचा ताऊ, पूरे गुस्टी खानदान भर्ती हो सकते हैं, लेकिन आपको ही क्यों चुना गया पितृदोष के लिए? इसलिए क्योंकि हम जो सोल कॉन्ट्रैक्ट लिखा के लेके आते हैं कि हम अपने पितरों के लिए कुछ करेंगे, हम उनकी आत्मा को मुक्त करवाएंगे। डजेंट मैटर कि आप लड़की हो या लड़का हो, ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है। लोग कहते हैं कि लड़कियों को पितरों की तर्पण नहीं करनी चाहिए। ये सारी बातें मैं डिटेल में आऊँगी बाद में, बट कुछ कुछ चीज़ें हैं, कुछ कुछ चीज़ें रेस्ट्रिक्शन होती हैं कि हम नहीं कर सकते, बट कुछ कुछ चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं, जो कर सकते हैं एज अ फीमेल, वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। और एज अ मेल क्या कर सकते हैं वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो अभी मैं बता दूं कि सबसे पहले जो प्रॉब्लम, साइन एंड सिम्टम्स मिलते हैं, जिन लोगों के घर में किसी के ऊपर भी, आपके मम्मी का पितृदोष हो, आपके पापा का पितृदोष हो, आपका हो, या फिर पितृकर्मा मतलब एंसेस्टर्स कर्मा अगर किसी फैमिली के ऊपर चल रहा है, तो क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे? वो साइन एंड सिम्टम्स होते हैं कि आपके फैमिली में कोई भी डायबिटीज़, शुगर, हाई प्रेशर, हार्ट का पेशेंट, ठीक है, ये सारी चीज़ों से, बात, गठिया, पाइल्स की प्रॉब्लम, इसके अलावा जो है कोई अगर कैंसर से गुजर चुका है, पथरी रिलेटेड इश्यूज जो होती हैं, स्टोन होता है जो, ठीक है, ट्यूमर की इश्यूज, ये सारी जो बीमारियां होती हैं वो हमारे जंक डीएनए का रीज़न होती हैं, वो हमारे जंक डीएनए से आती हैं। जंक डीएनए का मतलब क्या होता है? जंक डीएनए का डायरेक्ट संबंध जो है हमारी एंसेस्टर से होता है। ओके, हमारी डीएनए, हमारा ब्लड, सब कुछ हमारे एंसेस्टर्स की देन होती है। हम सारे वक्त डिवाइन 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 करते हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कहती कि डिवाइन को नहीं पूजना चाहिए, डेफिनेटली मैं भी भगवान को बहुत मानती हूँ, ठीक है, लेकिन जिन्होंने हमें चुना है, जिनसे हमारी जनरेशन है, जिनसे हमारा रक्त संबंध है, जो रक्त हमें मिला है जन्म स्वरूप, हमारे एंसेस्टर्स हमारे लिए बहुत कुछ छोड़ के जाते हैं, घर, मकान, जायदाद, ज़मीन जायदाद, बहुत कुछ, ठीक है। उन सब को हम भोग रहे हैं, हम उन सब में रह रहे हैं, बट हम अपने एंसेस्टर्स को भूल जाते हैं। तो इसके लिए हमें ये पितृदोष मिलती है ताकि हम उनकी हीलिंग कर सके, हम उन्हें हील कर सके। अगर आपके फैमिली मेम्बर में आप देख लीजिए कि वंशगत परंपरा में ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, सडन एक्सीडेंट होके अगर किसी की मृत्यु हो गई है, या फिर बार बार ऐसा होता है, ठीक है, या फिर कोई बहुत ही कम एज में चला गया, अगर कोई मेंटली डिसबैलेंस्ड है, या फिर पैरालिसिस की इश्यूज से कोई बार बार किसी की मृत्यु हो रही है, एक तरह की सिमिलर कोई ब्लड से रिलेटेड कोई बीमारी से किसी की मृत्यु हो रही है, या फिर किसी भी पर्सन को थैलेसीमिया की प्रॉब्लम है, तो ऐसी जो डिजीज़ होती हैं वो सारी की सारी डिजीज़ जंक डीएनए की वजह से होती हैं। हमारे एंसेस्टर्स की परंपरागत पीढ़ी दर पीढ़ी चल आ रही ये समस्या होती हैं। तो समझ लेना कि आपकी फैमिली में जो है एंसेस्टर्स कर्मा चल रहे हैं और अभी तक हील नहीं हुए हैं, ठीक है। सेकंड इश्यूज़ मैं बता दूं, आप लोग बहुत कोशिश कर रहे हो, वेल एजुकेटेड हो, बट फिर भी धन को रोक नहीं पा रहे हो। प्रॉपर तरीके से बहुत लोग मेहनत करते हैं, बहुत काम हो रहे हैं, बट धन रुकते नहीं हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। कोई ज़मीन है जो बेचनी है, रुकी पड़ी है, बिक नहीं रही, या फिर मकान बनाना है, बन रही नहीं रही। कुछ भी काम करने के लिए आप सोचते हो उसमें रोड़े आते हैं, कुछ भी प्लानिंग करते हो उसमें रोड़े आते हैं, ठीक है। बहुत अच्छी एजुकेशन होने के बावजूद भी स्ट्रगल पीरियड चल रहे हैं, अच्छी जॉब नहीं मिल रही है, तो ये सारे एंसेस्टर कर्मा और एंसेस्टर्स बाधा की वजह से ही होते हैं।
किसी भी पर्सन के साथ आपके घर में या तो डबल मैरिज का चलावा है, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी डबल मैरिज हो रहा है, एक तलाक हो रहा है फिर दूसरे के साथ मैरिज हो रही है, ठीक है, या फिर मैरिज हो ही नहीं रही है, बहुत डिले हो रही है, अ, या फिर अगर मैरिज हो भी गई तो बच्चों की प्रॉब्लम है, बच्चे नहीं हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वंश वृद्धि ना होना, मांगलिक कार्य ना होना, मनी ब्लॉकेजेस होना, ये सारी जो होती हैं वो एंसेस्टर्स कर्मा की वजह से होती हैं, हमारे पितृदोष की वजह से होती हैं, पूर्वज के शांत तृप्त ना होने की वजह से होती हैं। इसके अलावा किसी भी हस्बैंड वाइफ के बीच डिवाइन रिलेशनशिप नहीं है, हमेशा झगड़े लड़ाइयाँ खिटपिट चलती रहती है, तो आपके एंसेस्टर्स तृप्त नहीं हैं, ठीक है। भाइयों भाइयों के बीच ना बनना, बहन बहन के बीच ना बनना, ससुराल पक्ष के साथ ना बनना, अगर आपके घर में कोई पूजा, कोई अनुष्ठान हो रहा है, कोई मांगलिक कार्य हो रहा है, या फिर आप लोग कहीं ट्रैवलिंग पे गए हो, बट कोई भी काम बिना झगड़े के, बिना खिटपिट के कंप्लीट नहीं होती है, तो समझ लेना कि एंसेस्टर्स की प्रॉब्लम है। घर में हमेशा किसी न किसी बात को लेकर मम्मी पापा में बहस होती है, झगड़े अशांति वाली एक सिचुएशंस बनी रहती है, मेंटली डिसबैलेंस्ड रहते हो, हर कोई बहुत ज़्यादा टेंशन में रहता है हर कोई, तो समझ लेना कि एंसेस्टर्स प्रॉब्लम है। अगर आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो, बहुत इंटेलिजेंट हो, फिर भी आप कोई एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पा रहे हो, कोई जिस तरह से आपको रिजल्ट मिलना चाहिए आपके हार्ड वर्किंग का, जिस तरह से आपकी बिज़नेस ग्रोथ होनी चाहिए, अगर उस तरह से आपको ग्रोथ नहीं मिल रही है, प्रमोशन नहीं मिल रही है, तो समझ लेना कि एंसेस्टर्स इशू है। खास करके आपके रिलेशनशिप, प्रेम संबंध, किसी के साथ भी आप लव रिलेशनशिप में जाते हो, अच्छे नहीं रहते, कुछ दिन चलते हैं स्मूथ, उसके बाद टूट जाते हैं। अगर वो प्रेम संबंध चल भी गए तो उस पर्सन से शादी नहीं हो पा रही है, और अगर किसी की शादी हो भी गई है तो फिर बच्चे होने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो ये सारी जो समस्याएं होती हैं वो हमारे जंक डीएनए से रिलेटेड होती हैं, हमारे एंसेस्टर्स के तृप्त ना होने की वजह से होती है, हमारे एंसेस्टर्स ब्लॉकेजेस की वजह से होती हैं। तो अगर ये सारी समस्याएं आपकी घर में, आपके परिवार में चल रही हैं, तो समझ जाइए कि किसी ना किसी वंशज में तो ऐसा कुछ ना कुछ हुआ है जिसकी वजह से ये सारी समस्याएं चल रही हैं। बेसिकली क्या होता है ना कि हम लोग अगर अर्चना भी करते हैं, हम लोग अगर मानते भी हैं, तो वो हम लोग बस 3-4 पीढ़ी, हार्डली अगर कोई लिख के पत्री के साथ रखा होगा तो 7 पीढ़ियाँ, बट उसके पहले की पीढ़ियाँ कहाँ गई, उसके पहले की भी तो पीढ़ियाँ आई हुई होंगी, तो वो भी तो कहीं ना कहीं अतृप्त होंगी, ठीक है। तो इसकी वजह से एंसेस्टर्स हीलिंग बहुत ज़्यादा नेसेसिटी हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी मैं बताऊंगी। ट्विन फ्लेम जर्नी में विदाउट एंसेस्टर के ब्लेसिंग्स के हम कुछ नहीं पा सकते, अपनी जर्नी में कुछ नहीं पा सकते, बिकॉज डिवाइन हमें बहुत सारे ब्लेसिंग्स देते हैं, क्योंकि डिवाइन को हमें ब्लेसिंग्स इसलिए देना है बिकॉज हम आगे चल के, डिवाइन जानते हैं कि अगर मेरे बंदे, अगर मेरे बच्चे यूनियन में आते हैं तो वो आगे चल के मुझे ही सर्व करेंगे, मेरे ही डिवाइन सोल मिशन को कंप्लीट करेंगे। बट यहाँ पे रोकते हैं आपके एंसेस्टर्स, बाधा आपके एंसेस्टर्स की तरफ से आती हैं। वो इसलिए आती हैं क्योंकि जो सोल किसी चीज़ के लिए तड़पते तड़पते, कलटते कलटते वो मुक्त हो गई, उन्हें वो आइडिया ही नहीं है कि आप कुछ कर सकते हो। जो जिम्मेदारी, जो सोल कॉन्ट्रैक्ट आप लेकर इस जन्म में आए हो, तो आपको क्या कहा जाता है कि आपने क्या सोल कॉन्ट्रैक्ट लेके आए कि मैं नीचे जाऊंगी और अपने एंसेस्टर्स को हील करूंगी, बट यहाँ पे आके हम वो सोल कॉन्ट्रैक्ट भूल जाते हैं और हम चाहते हैं मेरा यूनियन हो जाए, यूनियन हो जाए। हम सारी कामों को तो कर रहे हैं, हम इनर वर्क कर रहे हैं, हम अपने पापों को, कर्मों को मुक्त करने की कोशिश कर रहे हैं, हम साधनाएँ कर रहे हैं, हम मंत्र चैंट कर रहे हैं, हम तपस्या कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, जिसकी ब्लेसिंग्स भी हमें मिलती रहती हैं,
डिवाइन के तरफ से, लेकिन हम अपने एंसेस्टर्स को भूल जाते हैं। तो एंसेस्टर्स क्रोधित हो जाते हैं और वो क्या चाहते हैं कि तू पहले मेरे लिए कर, क्योंकि तू मेरी वंशज है, तो पहले तू मुझे पूज, उसके बाद ही मैं तुझे वो दूंगा जो तुझे चाहिए, है ना। क्योंकि हम डिवाइन को भी तो प्रसन्न करने के लिए यही करते हैं कि हम डिवाइन डिवाइन कितना करते हैं, हम कितनी साधनाएं करते हैं अपने यूनियन के लिए, लेकिन हम अपने एंसेस्टर्स को भूल जाते हैं। और जब आप अपने एंसेस्टर्स को भूल जाते हो तो आपको मिली हुई चीज़ें भी आपसे आपके एंसेस्टर्स छीन लेते हैं। आपका यूनियन हो चुका है बट उसको भी वो क्रोधित हो गए तो वो छीन लेते हैं, सेपरेशन दे देते हैं। क्यों? क्योंकि आप जो प्रॉमिस उनको करके आए थे, जिसकी वजह से उन्होंने आपको अपने अपने फैमिली का हिस्सा बनाया, अपने घर में भेजा, अपने परिवार का हिस्सा बनाया, उस बात को आप भूल गए, उस सोल कॉन्ट्रैक्ट को आप भूल गए, तो फिर वो आपको कैसे होने दे। कभी कभी हमारे एंसेस्टर्स सिर्फ हमारे पर्सनल जर्नी को कंप्लीट करने के लिए नहीं होती है। कभी कभी हमारे एंसेस्टर्स हमसे क्या चाहते हैं कि हम पूरे परिवार की सारी सदस्यों की सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करें। जैसे मान लो कि आपके घर में आपके चाचू हैं, ताऊ हैं और सभी अलग अलग रह रहे हो, ठीक है, लेकिन वंशज तो सभी एक ही हो। तो हम लोग क्या सोचते हैं कि मैं अपने लिए करूँगी, अपने मम्मी पापा के लिए करूँगी, बट नहीं। जब तक आप अपने, जैसे कि मान लो आपके चाचू के घर में चाचू की हेल्थ इशू है, या फिर उसकी वाइफ के साथ उसका अच्छा नहीं बन रहा है, या फिर उन लोगों का डाइवोर्स होने वाला है, या फिर आपके ताऊ की बेटी को कोई जॉब चाहिए, या फिर उसके बेटे की का डाइवोर्स हो गया है और शादी नहीं हो रही है, या फिर उसके घर में बेटियां हैं शादी करने के लिए और उसकी शादी नहीं हो पा रही है, तो आपके एंसेस्टर्स आपसे चाहेंगे कि वो सारी प्रॉब्लम्स जब तक सॉर्ट आउट नहीं होती है तब तक आपकी भी डिवाइन मैरिज आपके एंसेस्टर्स कभी नहीं करने देंगे। आपको आपके घर से वो कभी विदा होने ही नहीं देंगे। आप भी उस ट्विन फ्लेम जर्नी में अटके ही रहोगे, आपकी यूनियन भी नहीं होने देंगे वो, ठीक है। तो ये होती है एंसेस्टर्स कर्मा और इस वजह से इस तरह की ब्लॉकेजेस क्रिएट होती हैं। अब मैं बता दूं कि हीलिंग के लिए आप लोग क्या क्या करोगे। तो सही मायने में मैंने इन 2 सालों में बहुत कुछ किया अपनी एंसेस्टर्स के लिए, और जिससे मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क समझ में आया वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। तो थोड़े थोड़े से अगर आप उपाय करना चाहते हो तो मैं ये कहूँगी कि आप पर डे कौवों को दाना डालो, मतलब उनको आवाहन करो। जैसे हम लोग बुलाते हैं उनको आह आह करके, वैसे उनको आप बुलाइए और आप उनको कहिए ओम पितृदेवाय नमः का मन में अजप अजप करते हुए आप वो भोजन उन्हें परोसिए। हो सके तो आप कौवों को मीठी भात दे सकते हैं। जैसे चावल बन गई है आपके घर में, तो आप एक बाउल में उस चावल को लीजिए, उसमें थोड़े से दूध डालिए और चीनी शक्कर मिला के आप मीठी भात बना के आप प्रत्येक दिन कौवों को उन्हें आह्वानित करके उनको भोजन परोसिए अपने पितृ के नाम पे, और वहाँ पे हाथ जोड़कर प्रे करते हुए ये कहिए, और पानी रखा कीजिए अपने छत पे, किसी बाउल में करके पानी रखा कीजिए और उसमें थोड़ी सी चीनी शक्कर डाल दिया कीजिए, और ये कहिए खाने को रखते वक्त कि हे मेरे पूर्वज, ये मैं आपके नाम से रख रही हूँ, मेरे पिता पक्ष के और मेरे मातृपक्ष के सारे पूर्वज मैं ये आपके नाम से रख रही हूँ, और इसे खाने वाले इस भोजन को जो भी पशु पक्षी ग्रहण करेंगे ये उसके द्वारा आप तक पहुँच जाएगी और आप इसे स्वीकार कर रहे हो। बस इतना कहिए और आप वहाँ से चले आइए। ये है फर्स्ट उपाय जो पर डे आपको करना है। सेकंड, पर डे जब आप सो के उठ रहे हो, जैसे ही आपकी आँख खुले, सबसे पहले हाथ जोड़कर आप अपने एंसेस्टर्स को प्रणाम कीजिए और आप कहिए माय फादर साइड ऑल एंसेस्टर्स एंड माय मदर साइड ऑल एंसेस्टर्स, प्लीज़ 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 मेरे और मेरे माता पिता के पिछले सारे जन्मों से, या फिर आप पूरा परिवार भी कह सकते हो,
कि मेरे माता पिता और मेरे पूरे परिवार के पिछले सारे जन्मों के बुरे कर्मों से लेकर इस जन्म में आज तक के जितने भी बुरे कर्म हैं उन सब के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए और आशीर्वाद दीजिए। बस इतना प्रे आप कर सकते हो सुबह सोने से पहले और रात को सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले। ठीक है, ये कर सकते हो। एंसेस्टर्स की पूजा हम प्रत्येक दिन नहीं कर सकते हैं, सिर्फ अमावस्या के दिन ही कर सकते हैं। तो अमावस्या के दिन आप 5 मुट्ठी काले तिल निकालिए। ठीक है, 5 मुट्ठी काले तिल को आप अमावस्या के दिन निकालिए और उसको अपने प्रत्येक फैमिली मेम्बर से आप कहिए कि इसको टच कर दो और आप उसे किसी ब्राह्मण को जाके डोनेट कर दीजिए अपने एंसेस्टर्स के नाम से। और वो कहिए कि अगर ब्राह्मण लेते हैं उसमें आप 11 रुपए की दक्षिणा डाल सकते हो और ब्राह्मण को देते हुए कह सकते हो कि आप मेरे एंसेस्टर्स के नाम से आप संकल्प कर दीजिए। ठीक है, तो वो संकल्प करके ले लेंगे, या तो फिर आप बस ये प्रे करते हुए मन में दे दीजिए कि ये मैं अपने एंसेस्टर्स के नाम से डोनेट कर रही हूँ। ठीक है, प्रत्येक अमावस्या को आप अगर कर सकते हो तो दाल पूड़ी, जो दाल भर के पूड़ियाँ बनती है, दाल पूड़ी और खीर, मीठी चावल भी बहुत लोग बोलते हैं, खीर आप गरीबों को बांट सकते हो। नहीं तो आप कोई भी खाने की वस्तु जैसे फल हो, केले हो, सेब हो, अनार हो, ठीक है, कोई भी फल या फिर मिठाइयाँ आप अपने एंसेस्टर्स के नाम से आप डोनेट कर सकते हो। ऐसा भी कर सकते हो कि पर्टिकुलर अगर किसी एंसेस्टर के नाम से आप डोनेट करना चाहते हो, उन्हें जो चीज़ें पसंद थी वो भी आप डोनेट कर सकते हो। ठीक है, और ये अमावस्या के दिन ही करना है और डोनेट करते वक्त आपको इतना ही कहना है कि मैं अपने एंसेस्टर के नाम से कर रही हूँ या कर रहा हूँ और इसके जो भी अच्छे कर्म हैं वो मेरे एंसेस्टर्स को मिले और उनकी आत्मा को शांति मिले। ठीक है, प्रत्येक दिन आपको प्रेयर जब भी आप अपने एंसेस्टर से करोगे तो प्रेयर करने के बाद आप जब अपने एंसेस्टर से अपने लिए आशीर्वाद मांग रहे हो तो आपको साथ ही साथ विष्णु भगवान को और भोलेनाथ को ये कहना है कि हे भोलेनाथ, हे विष्णु भगवान, मेरे एंसेस्टर्स के सारे जन्मों के सारे बुरे कर्मों के लिए उन्हें क्षमा कीजिए। मेरे पिता पक्ष के और मेरे मातृपक्ष के सारे पूर्वजों को, सारे पितरों को, सारे पूर्वजों की सारी गलतियों को क्षमा करते हुए उन्हें आप अपने चरणों में स्थान दीजिए, उन्हें आप स्वर्ग लोक में स्थान दीजिए, विष्णु लोक में स्थान दीजिए और उनकी आत्मा को मोक्ष प्रदान कीजिए। बस ये प्रेयर आपको पर डे करना है। और अमावस्या के अमावस्या आप चाहो तो आप अपने घर में साउथ के तरफ फेस करके ओम पितृदेवाय नमः या फिर ओम पितृदेवाय नमो नमः का मंत्र का चैंट कर सकते हो। आधे घंटे, 1 घंटे या फिर काउंट करके आप 11 माला, 3 माला, 5 माला, 7 माला या फिर 11 माला, ठीक है, माला नहीं तो आप उंगलियों पे काउंट करके आप कर सकते हो। आधे घंटे कर लीजिए। ठीक है, ये आप कर सकते हो। और अमावस्या के दिन याद रखिए, अमावस्या को आप इवनिंग में करें, मतलब सूर्य ढलने के बाद करें। इसका पूरा नियम मैं जो है और क्या क्या कर सकते हो उसका पूरा नियम मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, क्योंकि वो नियम थोड़े से सख्त हैं तो इसलिए मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बाद बाकी पूरे नियम बताऊंगी कि लड़कियां क्या क्या कर सकती हैं और लड़के क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है और अभी मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ बिकॉज़ जब भी मैं एंसेस्टर्स की वीडियो बनाती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने लगती है। ठीक है, तो सॉरी फ्रेंड्स, मैं अब नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी। ओके, फ़िलहाल के लिए डेली के लिए जो मैंने नियम बताया वो आप लोग कीजिए। बाद बाकी की वीडियो मैं डेफिनेटली पार्ट 3 ज़रूर लेके आऊँगी और जल्दी लेके आऊँगी। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। जय महाकाली माँ, जय शिव शक्ति। थैंक यू माय एंसेस्टर्स, थैंक यू माय एंसेस्टर्स, थैंक यू माय एंसेस्टर्स।